नमस्ते, जय श्री रावण। मैं हूँ आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल। चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम ज नच दे पैजन थमका। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। तो मैं आ रही हूँ इस साल बिग बॉस के घर में आप सबको एंटरटेन करने और आप सबको अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाने। हाँ, यही तो स्पिरिचुअलिटी होती है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूँ जो हर किसी के बारे में बहुत अच्छा बोलता हूँ। और आज के इस धारावाहिक में हम अच्छा बोलने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज हम बिग बॉस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि बिग बॉस ऐसा शो है, बिग बॉस वैसा शो है, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं कि आखिर बिग बॉस कैसा शो है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब यार, शो तो पिछले 19 साल से वैसा का वैसा सेम टू सेम है, लेकिन शो में हर साल जो नया होता है वो होते हैं शो में आने वाले विचित्र प्राणी। क्योंकि हर साल बिग बॉस के घर में हमें नए नए नमूने देखने को मिलते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस साल के नमूना नंबर 1 से। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम पर गेट रेडी विद मी वाली रील्स बनाकर आखिर कौन सी स्पिरिचुअलिटी आती है? अच्छा, मैं समझ गया। कुछ टाइम पहले इसने बताया था कि इसकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा वीक है। एक ऐसी लड़की जिसको इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आता था। अच्छा, शायद ये मेडिटेशन और ट्रांजिशन की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गई होगी। रील के ट्रांजिशन को ये मेडिटेशन समझ बैठी और बन गई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। चलो यार, ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई ऐसी मॉडर्न महिला स्पिरिचुअल लीडर बनेगी तो थोड़े बहुत ठरकी आदमी तो धार्मिक बन ही जाएंगे। चड्ढा समझाओ इसे। तो अब सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। नहीं, मैंने ट्राई तो किया था आपको रोज देखने का, लेकिन मैं आपको रोज रोज नहीं देख पाया, क्योंकि जितना आप फेंकती हो उतना लपेटना मेरे बस की बात तो नहीं है। क्योंकि बिग बॉस के घर में आते ही इन्होंने सिर्फ 2-4 दिनों में इतना फेंका कि साला लपेटते लपेटते मेरी चक्री फुल हो गई। नहीं, मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तो घर वाले भी बॉस बोलते? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता। भाई, इतनी नक्शेबाजी तो ग्वालियर की राजकुमारी में नहीं होंगी जितनी इस इंस्टाग्राम की स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के अंदर है। घर वाले बॉस बुलाते हैं। अच्छा, अगर घर वाले आपको बॉस बुलाते हैं तो आपके हॉस्टल से वापस आते ही आपके घर वालों ने खुश होकर आपके कान पे एक रैपट क्यों रख दिया था? मैंने कहा मिल लेंगे मम्मी पापा से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं, बेटी हूँ, लेट जाऊंगी गिर जाऊंगी। घर गई, एक शानदार थप्पड़ से स्वागत हुआ। घर जाते ही थप्पड़। वाह, बॉस को ग्रीट करने का क्या बढ़िया तरीका है। भाई, हमें यहीं पर साफ साफ पता चल गया कि आखिर ये औरत कितना ज्यादा फेंकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे आप देखते जाओ कि आखिर इसने कितना फेंका है। मैं 28 साल तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन एक सेकंड, 28 साल तक तू ग्वालियर में रही, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तूने ये बोला था कि तेरे माँ बाप ने तुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अच्छा छोड़ो, हो सकता है जो हॉस्टल हो वो भी घर के आसपास ग्वालियर में ही कहीं हो। ठीक है, मैं समझ गया। ये 28 साल तक जो है ग्वालियर में ही रही है। इसे दिल्ली और मुंबई का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। मतलब इसने 28 साल तक दिल्ली देखी ही नहीं थी। ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम। 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाजार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का। 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर। यार, इसका इतना झूठ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बनानी है तो ये सब बकवास इसकी सुननी पड़ रही है मुझे। यहाँ ये बोल रही है कि 28 साल तक ये अपने घर से यानी ग्वालियर से बाहर तक नहीं निकली, लेकिन फिर अपनी दुकान का सामान तो दिल्ली से क्या सपनों में लाया करती थी। कभी ये कहती है कि इसके घर वाले इसको बॉस बुलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बताती है कि इसके घर वाले इसके ऊपर रैपटे भी बरसाते हैं। कभी ये कहती है 28 साल तक ये अपने घर से बाहर तक नहीं निकली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दिल्ली से सामान भी लाती थी। कभी ये कहती है कि इसकी जो फैक्ट्री है वो 26,000 स्क्वायर फुट में है, लेकिन रियलिटी में देखने में ये पता चलता है कि जो फैक्ट्री है वो टोटल 2600 स्क्वायर फुट में भी नहीं है। हाँ, शो में जिस $1 मिलियन बिजनेस वाली फैक्ट्री के बारे में ये बात कर रही थी, ये वही फैक्ट्री है। कि मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां वगैरह साड़ी पहनती है ना, उनको अपलिफ्ट करना है, कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम इन लोग के आगे कम लग रहे हैं। अरे भैया, ये सब जो है सिर्फ छलावा है, धोखा है। क्योंकि इसे साड़ी पहनने वाली लड़कियों को अपलिफ्ट नहीं करना है, बल्कि इसे अपलिफ्ट करना है अपने साड़ी के बिजनेस को। क्योंकि भाई, इसका जो बिजनेस है वो है साड़ियों का बिजनेस, और साड़ियों का बिजनेस जो होगा वो अच्छा कब चलेगा, जब साड़ी पहनने वाले ज्यादा होंगे। वरना यार, आप लोग मुझे खुद बताओ, जो लड़की खुद पूरी साड़ी नहीं पहन पाती है उसे दूसरों को साड़ियां पहनाने का आखिर क्या शौक होगा। तो भैया, कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का काम हो रहा है। क्योंकि इसने बताया था कि ये बनिया है और बिजनेस करना बहुत अच्छे से जानती है। मैं आपको लेकर, मैं तो क्या, जैसे तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना, कि किसी के सामने सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। वाह, कितनी संस्कारी और मासूम है ये पगली। क्योंकि बाहर 4 औरतों के सामने खड़े होकर ये साड़ी नहीं बदल सकती है, लेकिन अपने 2.5 मिलियन फॉलोअर्स के सामने गेट रेडी विद मी वाली रील बनाकर उनके सामने साड़ी बदल सकती है ये। नाइस। अरे आखिर इस मंद बुद्धि राजकुमारी को
कोई बताओ कि कैमरा के सामने कपड़े बदलते टाइम तो तू अकेली होती है, लेकिन उस कैमरा के पीछे करोड़ों लोग होते हैं जो इसको साड़ी बदलते हुए देखते हैं। चलो छोड़ो यार, अगर इसे इतनी सब अकल होती तो ये ऐसी वैसी बातें थोड़ी करती है ये सब। तो पता नहीं लेकिन अपनी तैयारी करना हर चीज निकालो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। अरे मैं समझ गया कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो, इसलिए आप मुझे ये बताओ आपने मुंबई आने का कष्ट क्यों किया? इससे बढ़िया तो आप बस थोड़े से 4-5 हजार करोड़ रुपए बिग बॉस के मेकर्स के मुंह पे फेंक के मारती और उनको बोलती अगर तुम लोग मुझे बिग बॉस में लेना चाहते हो तो यहाँ मेरे छोटे शहर ग्वालियर में आके बिग बॉस का सेट बनाओ, तब मैं आऊंगी। भाई सच बताऊं, इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने पहली बार इतना सब कुछ देखा है, ये शावर, इतना बड़ा बाथरूम। क्योंकि जब अपने घर के बाहर लगे सरकारी नल पे बैठ के 1 रुपए वाले शैम्पू से नहाने वाला इंसान सब कुछ इतना बड़ा देखता है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। गजब बेइज्जती है भाई जब मुझे पाद आता है ना तो मैं 4 लाख किलोमीटर दूर अपना खुद का रॉकेट बुक करके चांद पे जाके पाद के आती हूँ, ताकि मेरे पाद की गर्मी से धरती पे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। क्योंकि मैं नेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, इसलिए सब लोग मिलके बोलो जय श्री रावण। क्या भाई यहाँ बिग बॉस के घर में धोने भी खुद पड़ती है क्या? मेरे पापा ने तो घर पे 4 आदमी लगवा रखे धोने के लिए, बड़ा अजीब सिस्टम है। अरे ये जिसान जी सिगरेट पी कैसे लेते हैं? मैं तो इतनी ज्यादा धार्मिक हूँ, आज तक किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया है। क्योंकि वह हवेली पे पापा ने तो एक आदमी लगा रखा था मुझे बीड़ी पिलाने को। मैं कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाती हूँ किसी भी। बिग बॉस के सभी प्रतिभागियों को एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर वो लोग घर में चीखम चिल्ली नहीं मचाएंगे तो उन्हें फुटेज नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारी ये अगली प्रतिभागी बेवजह की बातों में खूब चीखम चिल्ली मचाती हुई दिखाई दे रही है। आप हो कौन? पहले अपने गंदी मुंह की बदबू तो साफ करो, मुझसे बात कर रहे हो वहाँ के, बदबू आ रही है आपके मुंह से। क्योंकि अगर तुझे ये लग रहा है कि उसके मुंह से जो है वो मरे कुत्ते जैसी बात आ रही है तो तू एक काम भी कर सकती थी, उसको कहीं साइड ले जाके उसका मंजन करवा देती। लेकिन नहीं, अगर ये ऐसा कर देती तो कैमरा के सामने चीखम चिल्ली मचा के आखिर फुटेज कैसे मिलती? अब यार एक बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए, जब वो इतने बड़े घर की बेटी है तो हो सकता है सुबह उसका ब्रश कराने के लिए भी उसके 2-4 नौकर चाकर लगा रखे हैं उसके पापा ने, शायद इसीलिए जो है अभी तक ब्रश करने की आदत नहीं लगी है उसकी। ये है बिग बॉस की अगली प्रतिभागी निहाल रहने दो भाई, इसका नाम लेने में मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम बहुत डेंजरस है या मैं इसके नाम का मजाक बना रहा हूँ, लेकिन नाम ही ऐसा है, क्या करूँ? अगर YouTube के एल्गोरिथम ने पकड़ लिया तो वीडियो पर येलो डॉलर आ जाएगा, जिसका रिस्क मैं तो नहीं ले सकता हूँ भाई। इसीलिए भाई ये है इसका नाम, आप लोग यहाँ से पढ़ लो, क्योंकि भाई हमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको आज रियलिटी एक बता देता हूँ, मैंने अपनी लाइफ उनके बीच में गुजारी है, जिनके साथ क्रिकेट खेला है, आज वो टॉप के बदमाश है। और ये है बिग बॉस के अगले प्रतिभागी जीशान कादरी उर्फ डेफिनेट। इन्होंने जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी लीजेंडरी मूवी लिखी है और अबे इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं, इनने और कुछ नहीं उखाड़ा है कि अपनी लाइफ में नहीं। जब कोई इनसे इनका हालचाल पूछता है कि और जीशान भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो इनका जवाब होता है भाई आजकल का तो नहीं पता, लेकिन तूने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? वो मैंने लिखी है। इतना फ्लेक्स तो पुराने जमाने में वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया हुआ लीजेंडरी रामायण को लिखने के बाद, जितना जीशान भाई करते हैं कि भाई हम है वो आदमी जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है। क्योंकि मूवी में काम करने वाले तो सबके सब सुपरस्टार बन गए, लेकिन ये वहीं के वहीं रह गए। इसलिए भाई टाइम टू टाइम सबको रिमाइंडर दिलाना पड़ता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने लिखी है। हमने ये प्रण लिया सर कि जब हमारा कोई दिल दुखाएगा तो हम तभी उसका दिल दुखाएंगे। ये है कुनिका जी, जो बिग बॉस में 5% बुजुर्गों के लिए कोटा होता है, इस बार उस कोटे में इनको डाला गया है। शो में ये बताया गया कि ये जो है 90s की एक बहुत बड़ी हीरोइन थी। अब मैंने सोचा मैं तो 90s में पैदा हुआ नहीं था, इसलिए शायद मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी दादी जो है वो भी तो बहुत पुरानी है, वो शायद इनको जरूर जानती होंगी। और जब मैंने दादी से पूछा कि दादी आखिर ये कौन है, तब मेरी दादी ने भी इनको पहचानने से इनकार कर दिया। बाकी शो में और भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं नहीं कि जिनके बारे में कुछ बात की जाए। जैसे मिक्स वाली मिठाई के डब्बे में से पहले अच्छे पीस निकाल लिए जाते हैं और बाद में बचते हैं वही बेकार पीस। ऐसा ही यहाँ पर भी सीन है, अच्छे जो पीस थे वो हमने पहले ही निकाल लिए, बाद में जो बचे हैं वो ऐसे ही नॉर्मली हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपनी लास्ट वीडियो के टॉप कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है। बॉबी भाई, मैं आपकी वीडियोस चैनल के स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, इतने लंबे टाइम तक एंटरटेन करने के लिए थैंक यू।